हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस 2023 का पेपर। इस पेपर में जैसा कि आप जानते हैं दो पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो पार्ट होता है ये सामान्य अध्ययन का होता है, मतलब जिसे जीएस का पेपर आप कह सकते हो। इसमें मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की पॉलिटी, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, करंट अफेयर आता है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पोर्शन है। तो ये कुल 5 यूनिट से मिलकर ये आपका पार्ट ए बनता है। पार्ट बी की बात करें, उसमें फॉरेस्ट्री की 4 यूनिट्स हैं। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, इन्वायरमेंट है, एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें मिलकर बनती हैं। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो पार्ट ए पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, मतलब जो जीएस का पार्ट है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। तो ऑफिशियल आंसर की के साथ में आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। ये आपके सभी एग्जाम से, एमपीपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं हर एक एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी के, वो ज़रूर इसको शुरू से अंत तक देखें। तो पहला क्वेश्चन है, सूचना एवं संचार प्रणाली आईसीटी व इंटरनेट के उपयोग से बेहतर शासन विधि प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ई गवर्नेंस। तो बेसिकली आंसर की एमपीपीएससी जो जारी करती है उसमें काफ़ी जिगजैग होता है, प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो नहीं करते, इसलिए हमने सारे क्वेश्चन को इसमें पहले से टिक कर दिया है जिससे डिस्कस करने में आसानी हो, है ना। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, पेशेवर व व्यवसायी व्यक्ति जो अन्य पेशेवर लोगों से जुड़ने के लिए जिस सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग करते हैं वह क्या है? तो यह है लिंक्डइन। आप लोगों ने भी लिंक्डइन में अकाउंट बनाया होगा, जिसमें ऑब्वियस तरीके से हम देखा जाए तो आमतौर पे प्रोफेशनल जो आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं वो लिंक्डइन उसके लिए बेहतर सोर्स है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सांख्यिकी की किस तकनीक का उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि डेटा का एक टुकड़ा दूसरे डेटा से कैसे जुड़ा है? तो ये क्या है? यह है सहसंबंध, है ना। इसका यदि इंग्लिश वर्जन आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। सहसंबंध इसे बोलते हैं कोरिलेशन, है ना। तो दिस इज अबाउट विच इन टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैटिस्टिकल इज यूज टू सी हाउ वन पीस ऑफ डेटा इज लिंक टू अनदर पीस ऑफ डेटा। तो ये है कोरिलेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस ई कॉमर्स सिस्टम आर्किटेक्चर में एक वेब सर्वर पेजों के अनुरोधों का जवाब देता है और एक डेटाबेस सर्वर बैक एंड डेटा स्टोरेज प्रदान करता है? यह है द्विस्तरीय आर्किटेक्चर, है ना। देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस में अक्सर देखा गया है कि आईसीटी के क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट पूछे जाते हैं, तो आपको पैनिक नहीं होना है। बाकी क्वेश्चन ठीक ठाक हैं, थोड़ा सा आईसीटी क्वेश्चन कभी कभी डिफिकल्ट हो जाते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सर्किटरी का निर्माण करने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करते थे? तो ये है वैक्यूम ट्यूब। पहला जो जनरेशन उसमें वैक्यूम ट्यूब ही है। दूसरा है, अगला क्वेश्चन है, कैस्केडिंग स्टाइल सीटों का HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के साथ उपयोग क्यों किया जाता है? तो किया जाता है वेब सर्वर व वेब पेजों को डिजाइन करने के लिए। तो यह है हमारा छठा क्वेश्चन। सेवंथ में चलते हैं, इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस को एक विशिष्ट नेटवर्क एड्रेस दिया जाता है जिसे उसका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है, मतलब आईपी एड्रेस कहा जाता है ना। अगला आपके सामने है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कार्य क्या हैं? तो इसमें सभी हैं, मशीन ट्रांसलेशन, स्पीच रिकॉग्निशन एंड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये पूछा गया है, ये इस कौन सी स्कीम का उद्देश्य डाइवर्जन को कम करना और डुप्लीकेट या फर्जी एलपीजी कनेक्शन को हटाना है? तो ये है पहल डीबीटीएल। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो ये जो पहल स्कीम है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत आपको यदि आप एलपीजी कनेक्शन चाहते हैं तो आपको अपने आधार के साथ उसको लिंक करना पड़ेगा, तो इससे आपको सब्सिडीज़ प्रॉपर तरीके से दिया सके, जो टारगेटेड जो लोग हैं उनको प्रॉपर तरीके से सब्सिडी प्रोवाइड किया सके। हालांकि वो तो बहुत नगण्य रूप में आती है, बट फिर भी। अगला है, इंटरनेट के ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओएसआई मॉडल में डेटा अनुवाद और एनक्रिप्शन कूट लेखन के लिए कौन सा लेयर जिम्मेदार है? तो ये है प्रेजेंटेशन, है ना। तो 10th का हो गया डी। 11th क्वेश्चन है, छतरपुर जिले में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था विद्यावती चतुर्वेदी ने। अगला क्वेश्चन है, देवी अहिल्याबाई किला परिसर में दिसंबर जनवरी माह में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है निमाड़ उत्सव, है ना। अगला क्वेश्चन है, पद्मगुप्त किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये सिंधुराज एवं बागपति मुंज के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, वीरभद्र चंपू के लेखक कौन है? तो ये है पद्मनाभ, है ना। देखिए एक चीज़ और आपको बता दें कि हमारे जो पास एक टेस्ट सीरीज़ है जिसमें जो एमपीपीएससी के भी हाल ही में एग्जाम हुए हैं पिछले 3-4 साल में, उनके क्वेश्चंस को यूनिट वाइज हम कंपाइल करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश हिस्ट्री है, मध्य प्रदेश जोग्राफी है, मध्य प्रदेश इकोनॉमी है, मध्य प्रदेश पॉलिटी। तो ये सारा यूनिट वाइज कंपाइलेशन हम लोगों ने किया है। जितने भी एग्जाम है सिविल सर्विस के अलावा, जैसे फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, डेंटल सर्जन, है ना, बहुत सारे और एग्जाम होते हैं, एडीपीओ 20 से अधिक एग्जाम होते हैं। उन सभी क्वेश्चंस को नोट वाइज कंपाइल करके टेस्ट सीरीज के फॉर्म में प्रोवाइड किया है। तो इन केस आप लोग
अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं उस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। उसकी प्राइस रखी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं इस समय, तो वो है 399 रुपीज़ के लिए, और जो सिविल सर्विसेज के लिए टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं प्रीलिम्स के लिए वो है 499 पे, है ना। उसमें प्रीवियस क्वेश्चन का पूरा कंपाइलेशन आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस विदेशी यात्री ने मालवा की जलवायु को बहुत पसंद किया? तो ये किया फाइयान ने। हाँ, उस टेस्ट सीरीज को अवेल करने के लिए आप ज़रूर मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। नंबर है आपका 8826033084। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करिएगा कि आई वांट टू जॉइन द टेस्ट सीरीज। यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की तो असिस्टेंट प्रोफेसर मैसेज कर दीजिएगा, या तो सिविल सर्विसेज, तो वहाँ पे आपको आपको QR कोड सेंड कर दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपको प्रॉपर तरीके से उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मलिका ए जमानी की उपाधि प्राप्त करने वाली की मृत्यु किस शहर में हुई? तो मलिका ए जमानी किसे कहते हैं? तो शाहजहां ने अपनी बेगम को मलिका ए जमानी की उपाधि दिया था, जिन्हें हम मुमताज़ महल के रूप में जानते हैं। तो मलिका ए जमानी की जो मृत्यु है वो कहाँ पे हुई? बुरहानपुर में, है ना। तो ये आपको पता ही है, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। अगला है आपके सामने, मध्य प्रदेश के किस जिले में, और वहाँ पर भी उनकी एक समाधि बनी हुई है, कब्र बनी हुई है। मध्य प्रदेश के किस जिले में पवारी भोयरी बोली जाती है? तो ये बैतूल में बोली जाती है ना, तो ये बैतूल में है पवारी भोयरी बोली। कालिदास रचित है अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो ये किया सर विलियम जोन्स ने। 19th क्वेश्चन हमारे सामने, मध्य प्रदेश में बंजारा समाज को किस वर्ग में शामिल किया गया है? तो ये है अन्य पिछड़े वर्ग, OBC में शामिल किया गया है। बंजारा में कई प्रकार के बंजारा होते हैं, वो सारे के सारे OBC में आते हैं। आप प्रॉपर तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं मध्य प्रदेश OBC लिस्ट, है ना। सम्राट अशोक का पुत्र कौन है? ये क्वेश्चन काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट किया था, हालांकि इसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है, हालांकि इसमें कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। कपिल परमार किस खेल संबंधित है? तो ये है पैरा जूडो से। तो कपिल परमार पैरा जूडो संबंधित है, और एज ऑफ नाउ काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है मध्य प्रदेश के। याद रहे, कपिल परमार जो है मध्य प्रदेश संबंधित हैं, और मध्य प्रदेश के भोपाल संबंधित है। कहाँ से? भोपाल से। लेट मी राइट डाउन, आप भोपाल से संबंधित हैं। और कपिल परमार का नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है बिकॉज इन्होंने एशियन गेम्स 2022 में पार्टिसिपेट किया था, जो हांगझोउ में एशियन गेम्स हुए थे, और वहाँ पर सिल्वर मेडल पाया था, है ना, जूडो में। दैट्स वाई इनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए कपिल परमार के बारे में पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की जितने भी पर्सनालिटीज़ हैं, स्पेशली जो स्पोर्ट्समैन हैं और उन्होंने कोई महत्वपूर्ण यदि मेडल स्कोर किया है, तो उनके बारे में ज़रूर आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ मैं बिल देता हूँ, एशियन गेम्स 2022 में, एशियन गेम्स 2022 में इन्होंने सिल्वर मेडल पाया है, ठीक है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं जो हमारे अगले ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं, पैरा ओलंपिक, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रॉस्पेक्ट होंगे कपिल परमार, है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नाम है, MS स्वामीनाथन किस क्रांति से संबंधित, क्रांति से सबसे करीब जुड़े हुए हैं? तो हरित क्रांति, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन। MS स्वामीनाथन का नाम अभी काफ़ी चर्चा में रहा है, तो आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि MS स्वामीनाथन हैड बीन वेरी फेमस, और अभी हाल ही में इनको आप लोग पता ही होगा, ही हैव गॉट द वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड इन इंडिया, एंड आप कमेंट करके बता सकते हैं कि MS स्वामीनाथन को कौन सा अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है। सो लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन्हें बेसिकली भारत रत्न दिया गया है, तो ये आप जानते ही हैं। ओके, नाउ लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तांत्या मामा आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश के कौन से निवासियों को कम मूल्य के उपकरण तथा व्यावसायिक पूंजी उपलब्ध करवाती है? तो ये है अनुसूचित जनजाति के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए तांत्या मामा आर्थिक कल्याण योजना लॉन्च की गई है। इसके बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ है? तो यह है सन 2006 से हुआ है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। देव मीणा ने 27वीं सीनियर नेशनल फेडरेशन चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये पोल वॉल्ट के लिए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। देव मीणा काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है मध्य प्रदेश के लिए, ऐसे पर्सनालिटीज़ का नाम विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। ये देवास संबंधित है, कहाँ से हैं? देवास से हैं। तो ये आपको ज़िला ज़रूर याद रखना है, बिकॉज कई बार ज़िला भी पूछ लिया आता है, क्योंकि नेशनल फेडरेशन चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड स्कोर किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है मध्य प्रदेश के लिए।
अगला नाम है प्राची यादव। प्राची यादव से पूछा गया निम्नलिखित किस स्थान पर गोल्ड मेडल स्कोर किया है, तो उन्होंने हांगझो चीन में गोल्ड मेडल जीता है। प्राची यादव का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है बिकॉज प्राची यादव के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्राची यादव जो है कौन से खेल से संबंधित है, क्वेश्चन अक्सर पूछा आता है, तो ये है पैरा कैनोइंग से। क्या? पैरा कैनोइंग। कैनो क्या होता है? तैराकी। बेसिकली जो नाव होती है, आप लोगों ने देखा होगा कैनोइंग, है ना, देख सकते हैं, गूगल में सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 27वां क्वेश्चन लेते हैं। सॉरी। मध्य प्रदेश से कौन सा स्थान गोंड शासकों से जुड़ा हुआ है, तो ये है रामनगर का मोती महल। अगला है निम्नलिखित कथनों में कौन सा क्लाउडिया सीन बॉम्ब के बारे में सही नहीं है, तो बेसिकली अभी हाल ही में मैक्सू की निर्वाचित राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है। उनके पास ऊर्जा इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि है, ये भी दिया है। फिर जलवायु विज्ञान और अभिशासन में उनकी पृष्ठभूमि रही है। बाकी ये वाला जो ऑप्शन है ये सही नहीं है, वह धर्मनिष्ठ कैथोलिक माता पिता की बेटी हैं, तो ये ऑप्शन इसमें सही नहीं है। बाकी जो ऑप्शन है सही है। सो बेसिकली वो कैथोलिक नहीं है, बेसिकली सी इज़ नॉट अ क्रिश्चियन। ये हैं ज्यूस फैमिली से। किससे? ज्यूस फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लाउडिया सीन बॉम्ब, है ना। नाउ लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन है, भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का क्या नाम है? ये है ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो। ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है। और अभी हाल ही में सन 2024 में, बल्कि मार्च 2024 की बात करें, उस समय प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो का अवार्ड दिया गया है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जैसे हमारे देश में भारत रत्न होता है। अगला क्वेश्चन है, सुनील छेत्री ने किस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया? तो ये है सन 2021 में। थोड़ी पुराने क्वेश्चन ही पूछा था एग्जाम में, जो कि 2024 में एग्जाम हो रहा है, 2021 का पूछा जा रहा है, इसलिए कई बार चीज़ें थोड़ा डिफिकल्ट होती हैं। थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर भी आपको देखना होता है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, मैक्सिको के प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाते हैं जब भी कोई लेडी प्रेसिडेंट बनती हैं, कहीं किसी देश में राष्ट्राध्यक्ष बनती हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए उनके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी आपको होनी चाहिए। 30th क्वेश्चन है, 31st क्वेश्चन है, AR सुब्रमण्यम था टी श्रीमन नारायण ने कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने जलवायु प्रकारों में विभक्त किया है? तो ये 3 जलवायु प्रकार में विभक्त किया है, तो ये भी आपको याद रखना है, AR सुब्रमण्यम और टी श्रीमन नारायण के आधार पे, है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो 3 क्लासिफिकेशन उन्होंने किया है, एक तो किया है नॉर्थ वेस्ट रीजन को। नॉर्थ वेस्ट रीजन को उन्होंने बोला है सेमी ड्राई और स्टेपी टाइप। तो जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है मध्य प्रदेश का, इसको जो बोला गया है, नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब हमारा जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, मतलब मुरैना भिंड मुरैना का जो रीजन है, इसको सेमी ड्राई एंड स्टेपी टाइप क्लाइमेट बोला गया है। इसके अलावा एक क्लाइमेट इन्होंने क्लासीफाई किया है हॉट ट्रॉपिकल रीजन। हॉट ट्रॉपिकल, जो हमारा सेंट्रल पार्ट है मध्य प्रदेश का, इसको हॉट ट्रॉपिकल बोला गया है, ये भी आपको याद रखना है। और तीसरा जो है ट्रॉपिकल ह्यूमिड एंड ड्राई टाइप बोला गया है ना। तो ये 3 क्लासिफिकेशन इन्होंने किया है, और तीनों क्लासिफिकेशन में मध्य प्रदेश को डिवाइड किया गया है। तो 3 प्रकार के इन्होंने क्लासिफिकेशन बताए हैं अपने, किसने? AR सुब्रमण्यम और टी श्रीमन नारायण ने कोपेन वर्गीकरण में इस तरह से मध्य प्रदेश के क्लाइमेट को विभाजित किया गया है ना। नाउ लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में रॉक फास्फेट से संचित भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हर जगह है, झाबुआ, सागर, छतरपुर, तीनों जगह है, तो ऊपर एक सभी है। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? तो ये क्वेश्चन अक्सर MPPSC पूछती है, 1982 में हुई है। हरसी सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है पार्वती में, पार्वती नदी में हरसी सिंचाई परियोजना स्थित है। आमतौर पे जो प्रोजेक्ट्स हैं कौन से नदी में है, क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र को वित्तीय सहायता किस देश से प्राप्त हुई है? तो अब देखो यहाँ पर आमतौर पे जो अभी BHEL का क्वेश्चन पूछा गया था MPPSC में, कि ये जो भारत है इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है भोपाल है, उसको किस देश से सपोर्ट मिला था? तो UK से मिला था। वैसे ही सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की बात की जा रही है, तो इसको किस देश सपोर्ट मिला था? तो ये मिला था संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब US से मिला था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, मध्य प्रदेश में किस वनोपज का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया गया? तो ये तेंदुपत्ता का किया गया है ना। टोर की बात करें, टोर क्या है? तो टोर एक प्रजाति भी है वैसे, हमारे मध्य प्रदेश की जो मछली माहेसीर होती है, राज्य का एक्वाटिक एनिमल जो है, राज्य का जलीय जीव, तो वो टोर प्रजाति की थी, लेकिन यहाँ पे टोर कोई ऑप्शन उस तरह का नहीं है, तो छोटी पहाड़ी इसमें बोला गया है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अधिकांश वर्षा होती है, तो कौन से कारण वर्षा होती है? तो अरब सागरीय मानसून शाखा से
सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अधिकांश वर्षा जो है अरब सागरीय मानसून शाखा से होती है, तो इसका ये ऑप्शन होगा। नाउ लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का मुख्य स्लेट उत्पादक जिला है, तो ये है आपका मंदसौर। अगला है मध्य प्रदेश की गोरबी, जयंत और झिंगुर्दा खदानें किस खनिज से संबंधित हैं? तो कोयला से हैं। ये झिंगुर्दा ये सब कहाँ पर है? ये आपके सिंगरौली में पड़ेगा, है ना, जयंत। अगला है मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, 35 47, कई बार डिस्कस किया है। शेड्यूल कास्ट के लिए 35 सीटें हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीटें हैं। और याद रखिएगा एक और चीज़, यदि लोकसभा की बात करोगे तो लोकसभा में शेड्यूल ट्राइब को 6 सीटें दी गई हैं और शेड्यूल कास्ट को 4 सीटें आरक्षित की गई हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 42nd क्वेश्चन देखते हैं। जनपद पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सही है? तो प्रत्येक 5000 की आबादी के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र होगा, ये सही है ना। जनपद पंचायत के लिए 5000 की आबादी होती है ना, एक जनपद पंचायत सदस्य के लिए। जहां विकासखंड की जनसंख्या 50,000 से कम है वहां कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, किंतु कुल निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 30 से अधिक नहीं होगी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, सॉरी ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये पहला स्टेटमेंट इस समय सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे प्रत्येक 5000 की आबादी के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र होगा ना, जनपद पंचायत के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा 180 सुमिलित नहीं है? तो अब देखो यहाँ पे भील का है पिथौरा, गोंड का है कोंड, बैगा का हो गया साल, सहरिया का जो खम्ब स्वांग है ये गलत है बेसिकली। तो बेसिकली देखा जाए तो ये किसका है? ये खम्ब स्वांग की बात करें, खम्ब स्वांग जो है ये है कोरकू जनजाति का। किसका है? कोरकू जनजाति का। तो ये विशेष तौर पे आपको ऐसी चीज़ें पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाटक कौन कौन से जनजाति द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं वो आमतौर पर पता होना चाहिए। कौन सा लोकेशन भी है ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को, है ना। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इंदौर में आयोजित विश्व वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 में मध्य प्रदेश को निवेश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश इरादे प्राप्त हुए हैं? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तो ये है 15.42 लाख करोड़ रुपए के निवेश इरादे प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी पीएससी पूछती है, क्योंकि न्यूज़ से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं इस तरह की, वो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, उसको कहीं पेपर राइट डाउन भी करते रहे, है ना। भारत सरकार की ओर से मध्य प्रदेश को किस वर्ष 7वीं बार कृषिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है 2021 में लास्ट टाइम किया गया था, 7वीं बार, है ना। अगला प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला है राज्यपाल राज्य विधायिका का एक अंग है, बिल्कुल सही बात है। जैसे राष्ट्रपति जो है वो जो पार्लियामेंट है उसका हाउस मेंबर होता है, एक प्रकार से पार्लियामेंट का पार्ट होता है। पार्लियामेंट राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, वैसे ही राज्य में है, राज्य विधायिका का पार्ट है, बिल्कुल सही बात है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही प्राप्त पेश किए आते हैं, बिल्कुल सही बात है। धन विधेयक के लिए राज्यपाल की पूर्वानुमति जरूरी है ना, इसीलिए इसको गवर्नमेंट ही ले आ सकती है ना। तो 46 का सही आंसर हो गया सी, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगला है मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अब देखो पढ़ते हैं। पहला है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं, सही बात है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र एक दूसरे को दे सकते हैं, ये भी सही है। यदि विधानसभा अपने सदस्यों की बहुमत 3/4 तो ये अपने से लिखा है उन्होंने, अपने सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प पारित कर दे तो उन्हें अपना पद त्यागना पड़ता है। तो ये बेसिकली जो बहुमत जो इस्तेमाल करते हैं, कितना बहुमत होता है आप लोग कमेंट कर बताइए ज़रा। और अगला है ऐसे संकल्प को पारित करने के लिए 15 दिन पहले सूचना देना आवश्यक होता है। तो ये ऑप्शन बेसिकली यहाँ पर डिस्प्यूट है। तो याद रखिए ये यहाँ पर 15 डेज नहीं होता बल्कि 14 डेज होता है। कितना? 14 डेज, 14 दिन होता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे याद रखना, विधानसभा अपने सदस्यों के बहुमत, कितने बहुमत से, तो ये इसके लिए होता है इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी होती क्या है? इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है कि उस समय सदन में जितने मेंबर रहें, सदन में नहीं बल्कि उस समय हाउस में, ऐसे मान लो सपोज करो मध्य प्रदेश में 230 साथ हो। इफेक्टिव मेजोरिटी होती क्या है? देखो सिंपल मेजोरिटी मत समझ लेना, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है। इससे मान लो सदन में 230 मेंबर हैं, ठीक है। 230 में एक आध ऐसे हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया, अब बचे मान लो कितने, 225 या 226 कुछ ऐसे बचे, 225 बचे। उस कंडीशन में इफेक्टिव मेजोरिटी जो है उस हाउस में जितने मेंबर हैं टोटल, उसका मेजोरिटी चाहिए हमें, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो जितना टोटल हाउस का है उसका आधा +1 होना चाहिए, लेकिन इफेक्टिव मेजोरिटी वो ये है कि जितना हाउस में टोटल हैं, टोटल स्ट्रेंथ है उसका आधा +1। सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है, जितने प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, तो प्रेजेंट वोट से मतलब नहीं है।
मान लो 230 है, उसमें अभी 226 कुछ है, मतलब हाउस की स्ट्रेंथ है, लेकिन आए 200 ही, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। तो सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इन तीनों के बारे में डिफरेंस आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, और स्पेशल मेजोरिटी तो अलग है मान लो। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, 47 का डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो 2011 की जनगणना में जाओगे तो छठा स्थान है, और प्रेजेंट टाइम में जाओगे तो फिर 2000, चूंकि 2019 में, सॉरी, ये जो तेलंगाना अलग राज्य बना था 2014 में, जब तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश से अलग होके, तो आंध्र प्रदेश ऑब्वियसली छोटा हो गया था मध्य प्रदेश से। तो प्रेजेंट टाइम में पांचवा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन 2011 की जनगणना में यदि आप जाओगे तो वहां पे छठा स्थान था, है ना। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये 15.6% है 2011 की जनगणना के आधार पे अनुसूचित जातियों का, है ना, शेड्यूल कास्ट का। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्य योजना मंडल का गठन कब किया गया? तो ये 24 अक्टूबर 1972 को मध्य प्रदेश में राज्य योजना मंडल गठन किया गया। तो ये रहे 50 क्वेश्चन। बाकी जो सेकेंड पार्ट है हमारा, जो फॉरेस्ट वाला पार्ट है, फॉरेस्ट्री है, बाकी जो पार्ट है स्पेशलाइजेशन वाले, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मुलाकात करते हैं फिर। जिन क्वेश्चन में डिस्प्यूट आपको लग रहा है नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हाँ, इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो रामसोनी एमबीपीएस है, उसकी लिंक नीचे आपको मिल जाएगी, तो उसको क्लिक करके आप देख लीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ आपको इसको मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दैट्स ऑल, थैंक यू।